Okay. So this is type of hypersensitivity. So which is commonly called as immune complex mediated hypersensitivity. तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि टाइप 2 और टाइप 3 में बेसिकली क्या डिफरेंस है। एक तो ये डिफरेंस है कि टाइप 3 में जो एंटीजेंस होंगे वो फ्री होंगे, वो सॉल्युबल होंगे, सर्कुलेशन में फ्रीली सर्कुलेट कर रहा होगा। और टाइप 2 और में क्या इसमें होता है कि एंटीजेंस हमेशा किसी होस्ट सेल्स के ऊपर बाइंड होता है। एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा टाइप 2 में मैंने आपको ये बताया था कि वहां पे जो एक्शन है इम्यून सिस्टम का वो बड़ा स्पेसिफिक है, उसके लिए टारगेट सेल होता है कि मुझे उसी पे काम करना है, उसी को डैमेज करना है। लेकिन टाइप 3 में स्पेसिफिक नहीं होता, ये सिस्टमिक इफेक्ट होता है, ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जाकर डैमेज काउज करेगा। ठीक है। और टाइप 2 में आप ये भी देख रहे हो कि चूंकि होस्ट सेल्स के साथ एंटीजन बंधा हुआ है, बाइंड किया हुआ है, इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो फैगोसिटिक सेल्स का रिकॉग्निशन आसान हो जाता है, तो मैक्रोफेजेस भी इसको खा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कम्बिनेशन हो रहा है एंटीजन एंटीबॉडी का, तो ये कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा नहीं होता कि बड़ा आसानी से बॉडी के फैगोसिटिक सेल्स उसको रिकॉग्नाइज कर जाए, इसलिए ये सर्कुलेट करता रहता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी छोटे से कॉम्प्लेक्स के रूप में वो सर्कुलेशन सर्कुलेट करेगा और फाइनली किसी ब्लड वेसल्स का एंडोथेलियल सेल्स पे जाके प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और उसका प्रेसिपिटेशन होने की वजह से बाद के रिएक्शन शुरू होते हैं। तो सबसे बड़ा बात ये है, उसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि एंटीजेंस इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन में फ्रीली मूव करता है। दूसरा है टीसी डैमेज कहाँ पे काज करेगा, जहाँ पे वो डिपोजिट हो जाते हैं। और इसके एंटीजेंस आपके इंडोजीनस भी हो सकते हैं, शरीर का अपना एंटीजेंस भी हो सकता है, प्लस एक्सट्रिंसिक टाइप का एंटीजेंस भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया वायरस है। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, एसएलई या सिंपली लूपस भी बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग है, कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग इसको टाइप 4 में मानता है, टाइप 3 में डाल दिया गया है। बेसिकली टाइप 3 में होना चाहिए रिएक्टिव आर्थराइटिस। इसके अलावा जो दो और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है सीरम सिकनेस है, आर्थस रिएक्शन है। एक एग्जांपल को मैं समझाऊं आपको तो आपको समझ में आ जाएगा टाइप 3 क्या है बेसिकली। इस इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, और इसको देखने से पहले थोड़ा सा सुन भी लो, आप थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। क्या है कि मैंने बताया कि इसमें बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही एक एंटीजन बॉडी के अंदर घुसता है, तो आप जानते हो कि बी लिम्फोसाइट को जरूरत नहीं पड़ती हेल्पर सेल्स का एंटीजन को पहचानने के लिए, या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का जरूरत नहीं पड़ता है उसको, लेकिन बी लिम्फोसाइट डायरेक्टली एंटीजन को पहचान सकता है। तो जैसे उसको पहचानेगा, जैसे ही एंटीजन उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है बी लिम्फोसाइट, ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट उसको प्रेजेंट करेगा एंटीजेंस को अपने सरफेस पे, और ये उम्मीद करेगा कि मैं इसको प्रेजेंट करूं टी हेल्पर सेल्स को। लेकिन उसका बाइंड होना और टी हेल्पर सेल्स का आना उस समय थोड़ा टाइम लग जाता है। उस टाइम में इम्यून सिस्टम ये नहीं चाहेगा कि मैं वेट करूं, तो क्या करता है बी लिम्फोसाइट अपने स्तर से आईजीएम बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आईजीएम प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है एंटीबॉडी का। तो विदाउट हेल्प ऑफ टी हेल्पर सेल्स बी लिम्फोसाइट अभी आईजीएम बनाना शुरू कर देगा, प्लस वो एक्सप्रेस कर रहा है एंटीजेंस को कि टी हेल्पर सेल्स उसको पहचानने और मेरा मदद करे। जैसे ही टी हेल्पर सेल्स उसके कांटेक्ट में आता है, जो रिसेप्टर इसके बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर जो एज ए एपीसीओ काम कर रहा है, उसके कांटेक्ट में आता है टी हेल्पर सेल्स, प्लस दोनों के को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं। यहाँ पे जो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स है उसको बोलते हैं CD40। बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर होगा CD40 और टी हेल्पर के ऊपर होगा CD40L, मतलब CD40 लाइजेंड। वो सब एक दूसरे के जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो अब ये जो टी हेल्पर सेल्स है वो एक्टिव हो जाता है, प्राइम हो जाता है, और वहां से शुरू कर देता है रिलीज करना साइटोकाइंस। अब इस साइटोकाइन के इफेक्ट से जो बी लिम्फोसाइट अभी तक आईजीएम बना रहा था, वो आईजीजी बनाना शुरू कर देता है। तो मेजर और सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बॉडी में क्या होते हैं, आईजीजी ही होते हैं। तो अब इसके हेल्प से टी हेल्पर सेल्स से के हेल्प से बी लिम्फोसाइट में क्लास स्विचिंग होगी या आइसोटाइप स्विचिंग हो गया, यानी आईजीएम से आईजीजी बनना शुरू हो गया। तो मेन जो इसका कहानी है अंदर का यही है, मेन बेसिक चीज यही है। तो इस डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि ये जो एंटीजेंस थे, ये ब्लू वाले लाइट ब्लू वाले हैं एंटीजेंस, और ये आईजीजी है। इस तरह से क्रॉस लिंकिंग हो रहा है, कॉम्प्लेक्सेस बनते चले जा रहे हैं। पहले छोटा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, छोटा होगा, सर्कुलेशन में जाएगा, और एंटीजेंस मिलेंगे और बाइंड होगा, धीरे धीरे सर्कुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जैसे ही बड़ा होता है ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स पे जाके ज्वाइन कर जाते हैं। और चूंकि ब्लड वेसल्स कहाँ पे होगा, बॉडी के हर हिस्से में होगा,
ब्लड वेसल्स में है, हार्ट में है, लंग्स में है, जॉइंट्स में है, स्किन में है, किडनी में, हर ऑर्गन में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इफेक्ट अब क्या रह जाएगा, सिस्टमिक इफेक्ट। हर जगह ब्लड वेसल्स है, या हर ब्लड वेसल्स के पास जाके ज्वाइन कर सकता है। तो इस फिगर में आप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका इफेक्ट क्यों सिस्टमिक होता है। तो बेसिकली इसलिए होता है कि इसका कॉम्प्लेक्स कहाँ पे प्रेसिपिटेट करते हैं, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स बॉडी के हर ऑर्गन में होता है, इससे सारे जगह चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या होगा उसको देखने के लिए अब देखो क्या होगा। क्या होगा, ये एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, उसको क्रॉस सेक्शन कर दिया गया है। यहाँ पे ये छोटे छोटे जो ग्रीन कलर के हैं ना, ये सारे एंटीजेंस हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि बी लिम्फोसाइट उसको एक्सप्रेस भी करता है और आईजीएम भी बनाता है, फिर टी हेल्पर सेल्स के मदद से बी लिम्फोसाइट आईजीजी बनाने लगता है। आईजीजी क्या करेंगे, फिर एंटीजन से बाइंड कर जाएंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनता हुआ एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर ऐसे जमा हो जाता है। देखिए एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर इस तरह से जमा होने लगा। यहाँ पे जब ये कॉम्प्लेक्स जमा हो जाता है तो इस आईजीजी का जो एफसी वाला पोर्शन है वो अभी खाली है। इस एफसी पोर्शन में आके कंबाइन कर जाता है साइटोकाइंस, जैसा कि आप देख रहे थे टाइप 2 में। स्टोरी बिल्कुल सेम ही है। साइटोकाइंस बिल्कुल यहाँ पे आके ज्वाइन कर जाएगा सी वन से फिर एक कैस्केड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। फर्दर जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स है सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं तो कीमोकाइनेसिस भी शुरू हो जाता है। जब कीमोकाइनेसिस शुरू होगा तो न्यूट्रोफिल्स आना शुरू हो जाएंगे, अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आना शुरू हो जाएंगे, और सभी आएंगे और इसको फाइगोसाइटोज करना चाहेगा और नहीं कर पाएगा तो फिर वॉमिटिंग करता है, जिसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड रिगर्गिटेशन। मतलब जो फाइगोसिटिक सेल्स है वो अपना एंजाइम्स को बाहर रिलीज करना शुरू कर देता है। तो जो बाहर रिलीज करेगा तो क्या होगा कि जो फर्दर एंडोथेलियल सेल्स थे जो अभी इंटैक्ट था वही टूटने लगेगा। तो फर्दर एंडोथेलियल सेल्स टूटने लगेंगे, फिर एंटीजन बनना शुरू होगा। एंटीजन बनना शुरू होगा, फिर आईजीजी बनेंगे, फिर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, तो ये और बड़ा होता ही चला जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हो कि इसका ब्लड वेसल्स का वॉल बिल्कुल नॉर्मल सा है। यहाँ पे देखिए फिब्रोनाइट रिएक्शन शुरू हो गया, वेस्कुलाइटिस शुरू हो गया। तो इस तरह से अगर ये एक ब्लड वेसल्स पे इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं तो जिस ऑर्गन में होगा वहां पे इस तरह के चेंजेस आएंगे। किडनी में होगा तो ग्लोमेरुलाइटिस बोलोगे आप, ज्वाइंट में होगा तो आर्थराइटिस बोलेंगे आप। तो एक तो आपने देखा साइटोकाइंस का ये वाला रोल है कि वो कीमोकाइनेसिस प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स के पार्ट होते हैं जो कि एंडोथेलियल सेल्स में लीकिंग शुरू करता है। लीकिंग शुरू करेगा तो यहाँ से फ्लूइड का ट्रांसुडेशन शुरू होगा, बाहर आने लगेगा फ्लूइड, प्लाज्मा फ्लूइड, और यहाँ पे एडिमेटस स्वेलिंग भी हो जाएगा। स्वेलन वहाँ पे एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका एसएलई, जो आप एग्जांपल में देख रहे थे एसएलई। एसएलई के कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी अपने ही डीएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन को एज ए नॉन सेल्फ ट्रीट करना शुरू कर देता है। तो बॉडी में सेल्स है और सेल्स का टूटना बड़ा नॉर्मल फेनोमेना है। जब जब सेल टूटेगा तब तक डीएनए न्यूक्लियोप्रोटीन मिलेंगे, और जब जब न्यूक्लियोप्रोटीन और डीएनए मिलेगा तब तक आपका जो बी लिम्फोसाइट जो अभी सेल्फ रिएक्टिव हो गया है वो यही प्रक्रिया को दोबारा दोहराएगा। और जब जब ये ऐसा होगा तो सेम कंडीशन होगा। तो एसएलई बहुत अच्छा एग्जांपल है इसको समझने के लिए, जहाँ पर खुद डीएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन ही आपका अपना डीएनए न्यूक्लियोप्रोटीन एज ए नॉन सेल्फ ट्रीट होने लगता है बॉडी के थ्रू। तो इस तरह से आप समझ सकते हो टाइप 3 का जो बेसिक कंसेप्ट है, ये है टाइप 3, ठीक है। अब मैं आता हूँ टाइप 4 में। टाइप 4 में मैंने आपसे बताया कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों ऐसे हैं जहाँ पे एंटीबॉडी का रोल है। बगैर एंटीबॉडी का नहीं होगा, वो एंटीबॉडी चाहे आईजीई हो, आईजीजी हो, आईजीएम हो, जो भी हो, मगर एंटीबॉडी का रोल है। ये सबसे अलग है हाइपरसेंसिटिव 4। इसमें एंटीबॉडीज रोल प्ले नहीं करते। इसमें बेसिकली काम किसका होता है, टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का। एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। और इसको आप चूंकि पढ़ चुके हो टीबी वाले के केस में, मैंने थोड़ा डिटेल किया भी था, इसलिए आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहला बात क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी। तो टाइप क्यों बोलते हैं डिलेड टाइप, क्योंकि एटलीस्ट 2 दिन लग जाता है, 2 दिन या उससे ज्यादा लग जाएगा, कम से कम 2 दिन। और एक चीज और है कि टाइप 4 को हमेशा आप डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिव मत बोलो, इसमें 2 चीज होता है। एक डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिव भी होता है, और एक होता है आपका डायरेक्ट सेल साइटोटॉक्सिसिटी। मतलब टाइप 4 हमेशा डिलेड टाइप बोलना सही नहीं है। टाइप 4 में 2 चीज होते हैं, डिलेड टाइप भी होता है प्लस डायरेक्ट सेल टॉक्सिसिटी भी होता है। ये जो डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी है, इसे मेजर रोल कौन प्ले करता है, टी हेल्पर सेल्स। और जो डायरेक्ट सेल साइटोटॉक्सिसिटी है, इसे मेजर रोल प्ले करता है आपका टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, CD8+ जिसको बोलते हैं। तो पहले वाले में CD4+ इंपॉर्टेंट है और दूसरे वाले में CD8+ इंपॉर्टेंट है। तो CD4 का तो काम आप बहुत कुछ जानते हो कि वो ऐसे साइटोकाइन्स रिलीज करता है जो कोऑर्डिनेटिंग जिसका फंक्शन होता है, और मैक्रोफेज को बुलाता है, और हम बात भी करेंगे।
लेकिन ये जो CD8+ वाला है ये थोड़ा सा आपके लिए अभी थोड़ा सा नया है। तो इसका मैं आपको बता दूं, ये दो तरह से काम करता है CD8+। एक तो खुद पहुंचेगा जहाँ पे एंटीजन से, जिस सेल के साथ एंटीजन है, और उसको डायरेक्ट किल करता है। उसमें कोई एंटीबॉडी की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट किल करेगा। और कैसे किल करेगा? बाय प्रोड्यूसिंग परफोरिन्स एंड ग्रेन एंजाइम्स, जो कि की आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो, अब जा रही है आवाज? यस सर। यस सर। इसको समझने के लिए कुछ ऐसे मैंने एग्जांपल रखा है, जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, डायबिटीज है, हैशिमोटोस डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ट्यूबरकुलिन रिएक्शन है। तो आपको याद होगा ट्यूबरकुलिन हमने पढ़ा है। जो ट्यूबरकुलिन की कहानी है उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए तो आपका टाइफाइड पूरा हो जाता है। ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के जो माइलिन है, न्यूरॉन्स का जो माइलिन शीथ होते हैं, उसी को नॉन सेल्फ की तरह ट्रीट करने लगता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बॉडी में शुरू हो जाता है। इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए, ठीक है। इससे पहले आप ये जानो, जैसा अभी मैं बता रहा था कि टी लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक। और टी हेल्पर भी सिर्फ टी हेल्पर नहीं होता, उसका फर्दर फिर क्लासिफिकेशन होता है, जैसे TH1, TH2, TH17। आप टाइप 1 में देख रहे थे कि TH2 का मेजर रोल है, यहाँ पे किसका मेजर रोल होता है? TH1 का, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने पुट किया है यहाँ पे इसको समझाने के लिए कि कोई पॉइजनस प्लांट है और उसके लीफ से कोई एक एंटीजेंस जो कि हाईली एंटीजेनिक नेचर का है, वो स्किन के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, और पेनिट्रेट कर गया इनसाइड द स्किन। जैसे ही इनसाइड द स्किन पेनिट्रेट करता है तो स्किन में जो मैक्रोफेजेज, मतलब जो फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस सेल्स, है ना। तो लैंगरहैंस सेल्स उसको, ये मैक्रोफेज की तरह इसका प्रॉपर्टी है, वो उसको इनगल्फ कर जाएगा, डिग्रेड करेगा और उसको प्रेजेंट करेगा अपने सरफेस पे। तो यहाँ पे मैक्रोफेज नहीं, यहाँ पे इस एग्जांपल में लैंगरहैंस जो सेल्स है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, प्रेजेंट भी कर रहा है, प्लस आप देखें कि इंटरल्यूकिन 12 रिलीज कर रहा है। इंटरल्यूकिन 12 रिलीज कर रहा है और प्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो इनोसेंट टाइप के जो टी हेल्पर सेल्स सर्कुलेशन में होंगे, अभी ये नाइव है, इनोसेंट है, जैसे ही इसे कांटेक्ट में आएगा इंटरल्यूकिन 12 का, उसके करीब आएगा, उसे कंबाइन करेगा, प्लस उसके कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स होता है वो CD28 होता है, उसके कॉम्बिनेशन होने से ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है टी हेल्पर सेल्स TH1 में, ठीक है। TH1 से फिर निकलेंगे फर्दर साइटोकाइंस, जैसे कि इंटरल्यूकिन 2 और गामा इंटरफ्रॉन। यहाँ पे मैंने इंटरल्यूकिन 2 इस डायग्राम में नहीं है, लेकिन इंटरल्यूकिन 2 जब निकलता है तो उसका ऑटोक्राइन इफेक्ट होता है खुद अपने ही सेल्स पे, और इसका फर्दर डिवीजन होगा और बहुत सारा बन जाएगा यहाँ पे TH1, प्लस रिच कर रहा है गामा इंटरफ्रॉन। इसके बाद की कहानी मैंने आपको टीबी वाले में बताया था। गामा इंटरफ्रॉन के इफेक्ट से क्या होता है कि मैक्रोफेजेस के जो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी है बहुत बढ़ जाता है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी बर्स्ट हो जाता है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, प्लस ये कन्वर्ट हो जाते हैं एपिथेलियल सेल्स में और कन्वर्ट हो जाते हैं जायंट सेल्स में, और इसके जो अपने लाइसोसोमल एंजाइम है वो भी रिलीज होगा, प्लस कीमोकाइनेसिस की वजह से जो मैक्रोफेजेज है वो रिलीज करते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इस सब के वजह से बहुत सारे इंफ्लेमेटरी सेल्स, न्यूट्रोफिल जैसे चीजें आ जाएंगी। जब सब आ जाएगा तो उसके एंजाइम से रिलीज होंगे, यहाँ पे टिश्यू डैमेज शुरू हो जाएगा और यहाँ पे कैजुएशन शुरू हो जाएगा। कैजुएशन शुरू हो गया, एपिथेलियल सेल्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया, तो आप जानते हैं इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि इस तरह ग्रेनुलोमा है, और ग्रेनुलोमा का पिक्चर आप अच्छी तरह से समझते हैं, मुझे डिटेल करने की जरूरत नहीं है। एक ग्रेनुलोमा होने के लिए सबसे पहले एपिथेलियल सेल्स का होना जरूरी है। इस डायग्राम में वही दिखाया गया है कि मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल्स भी हैं, एपिथेलियल सेल्स भी हैं, लिम्फोसाइट्स भी है, मैक्रोफेजेस है, तो कुल मिला के ग्लोमेटस कंडीशन शुरू हो जाएगा, ग्रेनुलोमा बन जाएगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग यूज भी करते हैं उसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट में, सेंसिटाइज्ड एनिमल में जब डालते हैं ट्यूबरकुलिन तो इंड्यूरेशन होना शुरू हो जाता है, तो हम बोल देते हैं कि पॉजिटिव केस है, ठीक है। उस तो एक इस चीज को तो मैंने आपको बता दिया, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव वाला, ये मुझे बताना है आपको। जो CD8+ वाला है, यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है उसका, तो देखो जब ये आते हैं ना CD8+, जिसको जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसको CTL बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, और ये सेल है जिसके अंदर एंटीजन है, ये लाइट येलो वाला एंटीजन है, जब इसके संपर्क में आ जाएगा तो डायरेक्ट किलिंग हो जाता है इसका, डायरेक्ट किलिंग हो जाता है बाय हेल्प ऑफ परफोरेंस एंड ग्रेन एंजाइम्स, और सेल बड़ा साइलेंटली डेथ होता है, बस क्विक डेथ होता है, इसी को बोलते हैं एपोप्टोसिस, यानी सराउंडिंग कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। तो रिगार्डिंग T4 इतना है।
आप इसको बहुत ज़्यादा जानते भी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है T4 पे। आप इधर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं थोड़ा सा ऑटोइम्यूनिटी में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, है ना। थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग ऑटोइम्यूनिटी डिस्कस कर दें। देखो क्या है कि बॉडी आपके अपने एंटीजन से क्यों नहीं रिएक्ट करता, मतलब सेल्फ को अपना एंटीजन नहीं मानता, उसको अपना ही मानता है। सेल्फ टिश्यू के लिए, सेल्फ सेल के लिए इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं करता। तो क्यों नहीं करता, तो उसका दो वजह है। एक को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल टॉलरेंस और दूसरे को बोलते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस क्या है कि जहाँ पे बी लिम्फोसाइट बनता है या टी लिम्फोसाइट बनता है, यानी कि बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट बनते हैं और थाइमस में टी लिम्फोसाइट का एजुकेशन होता है। जहाँ पे इन दोनों के एजुकेशन होता है वहीं पे उनको ये एजुकेट कर दिया जाता है कि आपको अपने ही सेल के खिलाफ आपको रिएक्ट नहीं करना है, और वो नहीं करता है, उसी को बोलते हैं सेल्फ टॉलरेंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट रिलीज हो जाएंगे जो सेल्फ सेल्स को ही एंटीजन ट्रीट करने लगता है और उसके खिलाफ रिएक्शन शुरू कर देता है। उससे बचने के लिए बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है। ऐसे कोई भी बी लिम्फोसाइट जो गलती से एस्केप कर गया, जिसका प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाया और वो अपने ही सेल को किल करना चाहेगा, तो सेंट्रल टॉलरेंस में क्या होता है, तीन तरीके से उसको फिर हटाया जाता है बॉडी से। एक तो बोलते हैं एपोटोसिस, यानी डायरेक्ट किल कर देना चाहता है उसको। बॉडी का एपोटोसिस मैकेनिज्म ऐसे बी लिम्फोसाइट को किल कर देगा जो कि आपके लिए हार्मफुल है। दूसरा ये है कि उसको एक और मौका मिलता है री एडिटिंग का, कि आप ऐसे एंटीजेंस को मत पहचानिए जो आपका अपना है। तो एक री एडिटिंग फेनोमेना भी होता है। और तीसरा फेनोमेना होता है जिसको बोलते हैं एनर्जी, ANERGY, एनर्जी। एनर्जी को आप समझो कि ये क्या है, हाइबरनेशन है। मतलब बी लिम्फोसाइट को, ऐसे बी लिम्फोसाइट जो सेल्फ रिएक्टिव है उसको हाइबरनेट कर दिया जाता है बॉडी में, उसको निस्तेज कर दिया जाता है, उसका उससे काम नहीं लिया जाता है। तो ये तीन मैकेनिज्म से वहीं पे उसको खत्म कर दिया जाता है जहां पे वो बनता है। उसके बावजूद अगर कुछ रिलीज होकर सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो फिर रोल हो जाता है लिम्फ नोड्स का। लिम्फ नोड फिर यही काम करता है अपने स्तर पे, यही एपोटोसिस प्रोड्यूस कर सकता है, काउज कर सकता है, प्लस यही वो एनर्जी, क्लोनल एनर्जी जिसको बोलते हैं, बाय हेल्प ऑफ क्लोनल एनर्जी एंड बाय हेल्प ऑफ एपोटोसिस लिम्फ नोड्स अपने स्तर पे ये काम करते हैं कि ऐसे बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट बॉडी में नहीं बचे। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है, इसमें भी ब्रेक हो गया, दो जगह पे उसका चेक सिस्टम था, दो जगह पे अगर चेक सिस्टम को भी ब्रेक कर दिया बॉडी ने किसी वजह से, तभी शरीर में ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी अपने ही टिश्यू के खिलाफ सेल्फ रिएक्टिव हो जाता है, ऑटो ऑटो एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। और बाकी तो आपने टाइप 2 और टाइप 3 में देखा ही, या टाइप 4 में भी देखा कि जब इस तरह से एंटीबॉडी बनने लगते हैं तो बॉडी में किस तरह के रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और लास्ट है आपका ये इम्यूनोडिफिशियंसी, तो इसको बहुत डिटेल हमें नहीं पढ़ना। इम्यूनोडिफिशियंसी में क्या है कि बॉडी में क्या रहता है कि इम्यूनोपैथोलॉजी क्या है, या तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करे, या अपने ही चीजों के लिए रिस्पॉन्स करे, या फिर जो उसको काम दिया गया है इतना भी नहीं करे। तो ये वही वाला कंडीशन है कि जो उसको काम दिया गया है विद इन रेंज उतना भी नहीं कर पाता है, तो ऐसे को बोलते हैं इम्यूनोडिफिशियंसी। यानी उसका इम्यून सिस्टम इतना क्षमता नहीं है कि वो किसी भी पैथोजन से फाइट कर पाए, और ऐसे को हम लोग बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एनिमल्स। और इसका काउज प्राइमरी भी हो सकता है, मतलब जेनेटिक भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है ड्यू टू एनी इंजरी या कोई पैथोजेंस, किसी वजह से भी हो सकता है ये इम्यून डिफिशियंसी। और कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि एड्स वगैरह, इसको आपने डिटेल में जानते ही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। जैसे कि एड्स में HIV वायरस को ये क्षमता होता है कि टी हेल्पर सेल्स को काम नहीं करने दे, तो ये एक्वायर्ड टाइप का होगा। कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं इम्यून डिफिशियंसी के। तो इन नटसेल ये था